क्या आप सोचते हैं कि आपके फैसले आप खुद लेते हैं? अगर मैं कहूं कि आपका दिमाग कई बार आपके सोचने से पहले ही तय कर चुका होता है कि आप क्या करने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम आपके दिमाग के वो राज खोलेंगे जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। पहले हिस्से में जानेंगे आपका मस्तिष्क कैसे बना है और ये आपके हर फैसले के पीछे कैसे काम करता है। दूसरे हिस्से में देखेंगे कैसे आपका अवचेतन मन चुपके से आपको कंट्रोल करता है और कैसे आप उसे ट्रेन कर सकते हैं। और अंतिम हिस्से में खुलेंगे वो सच कि कैसे विज्ञापन, राजनीति और सोशल मीडिया आपके दिमाग से खेलते हैं और इससे बचने का रास्ता क्या है। वीडियो के अंत तक आप खुद को एक नए नजरिए से देखेंगे और शायद अपने दिमाग को पहले से बेहतर कंट्रोल करना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और पता लगाते हैं कि असली कंट्रोल में कौन है, आप या आपका दिमाग। पहला, प्रस्तावना से लेकर निर्णय लेने तक। मानव मस्तिष्क यह हमारे शरीर का सबसे रहस्यमयी और अद्भुत अंग है। यह अंग इतना छोटा है कि लगभग 1.5 किलो के आसपास वजन का होता है, लेकिन इसकी क्षमता असीम है। इसमें अरबों की संख्या में तंत्रिका कोशिकाएं, न्यूरॉन्स होती हैं, जो आपस में इतने जटिल और विशाल जाल के रूप में जुड़ी होती हैं कि उसका पूरा रहस्य आज भी विज्ञान के लिए पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है। यही मस्तिष्क हमारी सोच को आकार देता है, हमारे भावनात्मक अनुभवों को जन्म देता है, हमारे निर्णय तय करता है और हमारे पूरे जीवन के हर छोटे बड़े कार्य को नियंत्रित करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम मस्तिष्क को नियंत्रित करते हैं या मस्तिष्क हमें नियंत्रित करता है? जब हम सुबह उठते हैं तो यह निर्णय लेना कि सबसे पहले पानी पिएं, चाय बनाएं या मोबाइल देखें, हमें लगता है कि यह हमने लिया है। लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चलता है कि हमारा मस्तिष्क कई बार हमारे निर्णय लेने से पहले ही यह तय कर चुका होता है कि हम क्या करेंगे। हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, यहाँ तक कि हमारी आदतें, ये सब केवल हमारी सचेत सोच का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारे अवचेतन मन और मस्तिष्क के गहरे हिस्सों में पहले से चल रही प्रक्रियाओं का असर है। मस्तिष्क की संरचना पर नजर डालें तो हमें कई भाग दिखाई देते हैं और हर भाग की अपनी अलग भूमिका है। मस्तिष्क की सबसे बाहरी परत को प्रमस्तिष्क प्रावरणी, सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है, जो हमारी तर्क क्षमता, भाषा, कल्पना, स्मृति और रचनात्मकता का केंद्र है। इसके नीचे अधिमस्तिष्क, लिम्बिक तंत्र होता है, जो भावनाओं और स्मृतियों को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क तना, ब्रेनस्टेम, हमारे जीवन के सबसे बुनियादी कार्य जैसे सांस लेना, हृदय की धड़कन बनाए रखना और नींद जागरण चक्र को अपने आप संचालित करता है। अग्र मस्तिष्क प्रांतस्था, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारे निर्णय लेने और आत्मनियंत्रण के लिए जिम्मेदार होती है। हमारे मस्तिष्क का एक हिस्सा हमें पूरी तरह स्वचालित मोड पर चलाता है। जब हम सांस लेते हैं, पलक झपकाते हैं या दिल धड़कता है, तो हमें इसके लिए सोचना नहीं पड़ता। यह सब स्वचालित रूप से होता है और इसे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम संचालित करता है। लेकिन दूसरी ओर कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम पूरी तरह अपनी इच्छा से करते हैं, जैसे किसी से बात करना, लिखना, खाना बनाना या गाड़ी चलाना। दिलचस्प बात यह है कि कई ऐसे कार्य जिन्हें हम पहले सीखते समय बहुत ध्यान से करते हैं, वे अभ्यास के बाद अपने आप होने लगते हैं। जैसे साइकिल चलाना, शुरू में हमें संतुलन बनाने, पैडल मारने और दिशा नियंत्रित करने के लिए पूरा ध्यान लगाना पड़ता है, लेकिन एक बार सीख लेने के बाद यह मस्तिष्क के अधशिरक सेरिबेलम में स्टोर हो जाता है और फिर हम बिना सोचे समझे भी इसे कर लेते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया में हमारा मस्तिष्क एक अद्भुत मशीन की तरह काम करता है। हम सोचते हैं कि हम हर निर्णय सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे निर्णयों का बड़ा हिस्सा हमारे अवचेतन में पहले ही बन चुका होता है। एक प्रसिद्ध प्रयोग, लिबेट प्रयोग, में यह देखा गया कि जब लोग कोई बटन दबाने का निर्णय लेते हैं तो उनके मस्तिष्क में इससे लगभग आधा सेकंड पहले ही विद्युत संकेत दिखाई देने लगते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा मस्तिष्क पहले तय करता है और हमें केवल यह महसूस होता है कि हमने सोचा और फिर किया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हैं। हमारा अग्र मस्तिष्क प्रांतस्था यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमें सोचने, भविष्य की योजना बनाने, परिणामों का अनुमान लगाने और अनुशासन बनाए रखने की क्षमता देता है। यही हिस्सा हमें अन्य जीवों से अलग करता है और यही हमें अपने तत्कालिक आवेगों को रोकने और दीर्घकालिक लाभ के लिए निर्णय लेने में मदद करता है। दूसरा, अवचेतन प्रभाव से आत्मनियंत्रण तक। मानव मस्तिष्क केवल वही नहीं देखता और समझता जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, बल्कि यह उन सूचनाओं को भी लगातार संसाधित करता रहता है जिन्हें हम सचेत रूप से महसूस तक नहीं करते। यही अवचेतन अनजाना मस्तिष्क का हिस्सा है
जो चुपचाप हमारे निर्णयों और व्यवहार को आकार देता रहता है। अवचेतन प्रभाव कई प्रकार के होते हैं। पहला है शर्तबद्धता, कंडीशनिंग। यह वही प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने अनुभवों के आधार पर किसी क्रिया या वस्तु को एक विशेष प्रतिक्रिया से जोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने बचपन में एक कुत्ते के काटने का दर्द महसूस किया है, तो वर्षों बाद भी भले ही कोई कुत्ता उसे नुकसान न पहुंचाए, वह कुत्ते को देखकर डर महसूस करेगा। यह प्रतिक्रिया उसके अवचेतन मस्तिष्क में बसी हुई है। दूसरा प्रभाव है पूर्वाभास, प्राइमिंग। यह तब होता है जब हम अनजाने में किसी संकेत से प्रभावित हो जाते हैं। मान लीजिए आप बाजार में घूम रहे हैं और अचानक लाल रंग के बिक्री वाले बोर्ड देखते हैं। आपका मस्तिष्क तुरंत इसे छूट और ऑफर से जोड़ लेता है और आप बिना सोचे समझे दुकान में प्रवेश कर लेते हैं। यहाँ पर लाल रंग और बिक्री शब्द ने आपके भीतर एक प्रतिक्रिया पैदा की जो आपके अवचेतन ने पहले ही तय कर ली थी। तीसरा प्रभाव है भावनात्मक ट्रिगर। जब हम भय, तनाव, गुस्सा या खुशी महसूस करते हैं तो मस्तिष्क का अमिगडाला भाग सक्रिय हो जाता है और यह हमारे शरीर को लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट की स्थिति में ले आता है। ऐसे समय में हम जो निर्णय लेते हैं वे अक्सर तर्क और सोच के बजाय हमारी तत्कालिक भावनाओं पर आधारित होते हैं। यही कारण है कि तनाव की स्थिति में लोग जल्दीबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं। इन अवचेतन प्रभावों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि हम इन्हें पहचानना सीख जाएं, तो हम अपने जीवन में बेहतर नियंत्रण ला सकते हैं। यह हमें यह सोचने का अवसर देता है कि हम जो कर रहे हैं वह हमारी इच्छा से है या किसी छुपे हुए मानसिक संकेत का परिणाम। अब बात करते हैं आत्मनियंत्रण की। आत्मनियंत्रण एक मानसिक कौशल है जो हमें तत्कालिक इच्छाओं और आवेगों को रोककर दीर्घकालिक लाभ के लिए कार्य करने में सक्षम बनाता है। यह कोई जन्मजात क्षमता नहीं है, बल्कि इसे अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। ध्यान, माइंडफुलनेस ध्यान आत्मनियंत्रण को मजबूत करने का एक प्रभावी तरीका है। जब हम प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बिताते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना प्रतिक्रिया दिए देखना सीखते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कब हमारा मस्तिष्क किसी बाहरी संकेत से प्रभावित हो रहा है। वैज्ञानिक अनुसंधानों से साबित हुआ है कि नियमित ध्यान करने से अग्र मस्तिष्क प्रांतस्था और अमिगडाला के बीच का संबंध बेहतर होता है, जिससे तनाव कम होता है और भावनात्मक संतुलन बढ़ता है। दूसरा तरीका है संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, CBT। इसमें हम अपने नकारात्मक या अवास्तविक विचारों को पहचानकर उन्हें सकारात्मक और वास्तविक विचारों से बदलना सीखते हैं। यह प्रक्रिया हमें यह सोचने में मदद करती है कि किसी स्थिति पर हमारी प्रतिक्रिया क्यों ऐसी है और इसे कैसे बदला जा सकता है। तीसरा तरीका है स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। पर्याप्त नींद, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और नशे से दूरी, ये सभी मस्तिष्क के कार्य को बेहतर बनाते हैं। नींद विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मस्तिष्क को नई स्मृतियां बनाने, पुरानी जानकारी को व्यवस्थित करने और अवचेतन में दबे तनाव को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा लक्ष्य निर्धारित करना भी आत्मनियंत्रण को बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब हम अपने लिए स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य तय करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उन लक्ष्यों की ओर काम करने के लिए प्रेरित रहता है। यह हमें तात्कालिक सुखों से बचने और दीर्घकालिक उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। इन सभी अभ्यासों का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने मस्तिष्क को समझें, उसे प्रशिक्षित करें और उसे ऐसा उपकरण बनाएं जो हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाए। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारे मस्तिष्क के किन हिस्सों में कौन सी प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो हम यह भी तय कर सकते हैं कि कब किसी आवेग पर काबू पाना है और कब अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करना है। तीसरा, नैतिक पहलू और निष्कर्ष। जब हम ये समझने लगते हैं कि मानव मस्तिष्क कैसे काम करता है, निर्णय कैसे बनते हैं और किन परिस्थितियों में हम सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो यह ज्ञान न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक और व्यावसायिक स्तर पर भी बेहद शक्तिशाली हो जाता है। यही वह जगह है जहां नैतिक प्रश्न सामने आते हैं। इस ज्ञान का उपयोग कहां तक सही है और कब यह गलत दिशा में चला जाता है। सबसे पहले बात करते हैं विज्ञापन जगत की। आज के समय में कंपनियां केवल उत्पाद बेचने की कोशिश नहीं करती, बल्कि वे यह भी जानती हैं कि उपभोक्ता का मस्तिष्क किन संकेतों पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। उदाहरण के लिए, एक खाद्य पदार्थ का विज्ञापन केवल स्वाद या गुणवत्ता पर नहीं, बल्कि आपकी भावनाओं पर खेलता है। वह आपको बचपन की यादें दिला सकता है, किसी खास त्योहार का माहौल दिखा सकता है या आपके परिवार के साथ बिताए गए पलों को याद करा सकता है। आपका मस्तिष्क इन दृश्यों को देखते ही उस उत्पाद के साथ एक भावनात्मक संबंध बना लेता है और अगली बार बाजार में जाते समय आप उसे खरीदने की संभावना रखते हैं, भले ही उसकी जरूरत न हो।
इसी तरह राजनीति में भी मस्तिष्क के काम करने के तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। राजनीतिक भाषण, चुनावी पोस्टर और यहाँ तक कि सामाजिक माध्यमों पर संदेश, ये सभी इस तरह से तैयार किए जाते हैं कि वे आपके भावनात्मक और अवचेतन हिस्सों को सक्रिय कर दें। डर, गुस्सा, गर्व या उम्मीद, ये सभी शक्तिशाली भावनाएं हैं जो निर्णयों को तुरंत बदल सकती हैं। जब किसी संदेश को बार बार और अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया जाता है तो मस्तिष्क उसे सत्य मानने की ओर झुकने लगता है, भले ही वह पूरी तरह सत्य न हो। एक और क्षेत्र है प्रौद्योगिकी और सामाजिक माध्यम। यहाँ एल्गोरिदम आपके व्यवहार, पसंद और रुचियों का विश्लेषण करके आपको वैसी ही सामग्री दिखाते हैं जो आपको लंबे समय तक स्क्रीन से जोड़े रखे। यह प्रक्रिया आपके मस्तिष्क में डोपामिन, एक आनंद से जुड़ा रसायन, के स्तर को बढ़ाती है, जिससे आप बार बार उसी अनुभव की तलाश करते हैं। धीरे धीरे यह आदत बन सकती है और आपका आत्मनियंत्रण कमजोर पड़ सकता है। इन सब उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि मस्तिष्क के बारे में हमारी समझ का उपयोग लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने में किया जा सकता है। इसलिए सवाल यह है, क्या यह नैतिक है? एक और, यह ज्ञान अच्छे उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसे शिक्षा को बेहतर बनाना, मानसिक रोगों का उपचार करना या लोगों को स्वस्थ आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करना। दूसरी ओर, इसका उपयोग लोगों के निजी निर्णयों को छुपे तरीके से नियंत्रित करने में भी किया जा सकता है, जो स्वतंत्र इच्छा की अवधारणा को चुनौती देता है। यही कारण है कि आज कई वैज्ञानिक और दार्शनिक यह बहस कर रहे हैं कि मस्तिष्क विज्ञान की खोजों पर कुछ नैतिक सीमाएं लगनी चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी विज्ञापन को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह आपके अवचेतन को ऐसे प्रभावित करे कि आप अपनी वास्तविक जरूरतों और इच्छाओं को भूल जाएं। इसी तरह राजनीतिक अभियानों में भावनात्मक हेरफेर के बजाय तथ्यों और तर्क पर आधारित संवाद को बढ़ावा देना चाहिए। अब आते हैं निष्कर्ष पर। मानव मस्तिष्क एक अत्यंत जटिल और अद्भुत अंग है। यह हमारे हर विचार, भावना और क्रिया का केंद्र है। यह हमें सोचने, सीखने, सपने देखने और रचने की शक्ति देता है, लेकिन साथ ही यह हमें उन प्रभावों के प्रति भी संवेदनशील बनाता है जिन्हें हम हमेशा पहचान नहीं पाते। हम यह मानना पसंद करते हैं कि हम अपने जीवन के कप्तान हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार हमारा मस्तिष्क पहले ही रास्ता तय कर चुका होता है और हम केवल उस दिशा में चलते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हैं, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि अगर हम अपने मस्तिष्क को समझें, उसका अभ्यास करें और उसे सही दिशा में प्रशिक्षित करें, तो हम अपने निर्णयों को अधिक सचेत, संतुलित और सार्थक बना सकते हैं। इस यात्रा से हमें 3 बड़ी सीख मिलती हैं। 1. स्वयं को जानना सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपका मस्तिष्क किन तरीकों से काम करता है, तो आप बाहरी प्रभावों को पहचान कर उनसे बच सकते हैं। अभ्यास से मस्तिष्क बदल सकता है। ध्यान, सकारात्मक सोच, स्वस्थ आदतें और अनुशासन, ये सभी मस्तिष्क की संरचना और कार्य प्रणाली में वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं। 3. नैतिकता आवश्यक है। मस्तिष्क विज्ञान की शक्ति का इस्तेमाल मानवता के हित में होना चाहिए, न कि केवल लाभ कमाने या सत्ता पाने के लिए। अंततः सवाल कौन नियंत्रण में है का उत्तर यह है, यह एक साझेदारी है। मस्तिष्क हमारे जीवन की दिशा तय करने में एक प्रमुख चालक है, लेकिन सचेत प्रयास, जागरूकता और अनुशासन के माध्यम से हम भी उसके साथ मिलकर अपना मार्ग चुन सकते हैं। आप कमेंट करके बताएं, क्या आपका मस्तिष्क आपके नियंत्रण में है?